हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वरदान सीरीज के पार्ट 8 में। इससे पहले आप लोग 7 भाग देख चुके हैं। ये इस सीरीज का 8वां हिस्सा है। आप लोगों को पता है कि वरदान सीरीज में हम लोग देखते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूर्णतया निम्न पैटर्न पर आधारित हैं और इन्हीं क्वेश्चन में से आपका CBT एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस लिहाज से सीरीज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और जितने भी बच्चे आपके ITI कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए क्लासें महत्वपूर्ण हैं। तो यार जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के दिन का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मिसप्रिंट हो गया है, ये 11 लिख गया है, तो आपको ध्यान नहीं देना है इस पर। क्वेश्चन नंबर क्या है? 1 है, ठीक है। और पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, दाब का सूत्र क्या होता है। दाब का सूत्र आप लोग जानते हैं, दाब बराबर जो होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़रूरी फार्मूला है। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इंग्लिश में इसको लिखते हैं P बराबर F/A, ठीक है। दाब बराबर फोर्स बटे एरिया। तो यहाँ पे कौन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, P बराबर F/A। दाब का अगर आपसे मात्रक पूछे तो दाब का मात्रक आप तुरंत बता सकते हो, दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के दिन का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, कार्य करने की अगर दर पूछ ले कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को आप लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। पर अगर आपसे कहे कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा आपकी 2 रूपों में होती है। ऊर्जा कई प्रकार की होती है, लेकिन मुख्यतः कितने रूपों में होती है? तो 2 रूपों में होती है। एक इसका रूप होता है गतिज ऊर्जा। ऊर्जा का एक रूप क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है एक, और दूसरी आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। ये लगभग आप सभी लोग जानते होंगे। गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है निकालने का होता है हाफ mv², और जो स्थितिज ऊर्जा को निकालने का सूत्र होता है वो होता है mgh। ऊर्जा के अगर मात्रक की बात करें तो ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है, और इसको कहा जाता है जूल। क्या कहते हैं? जूल। ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कहा है 5 किलोग्राम की वस्तु जो कि 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो स्थितिज ऊर्जा का क्या होगी। तो स्थितिज ऊर्जा का आप लोग सूत्र भी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है, दोबारा बता देता हूँ। स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो mgh होती है। क्या होती है? mgh। अब आपसे देखो क्या कहा है, m का मान आपको 5 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है। g का मान आप लोग जानते हैं, g का मान कितना होता है? 9.8 आप रख सकते, तो इसका मान हम लोग 9.8 रख देते हैं g का, और h आपको 40 मीटर दे ही रखा है, ठीक है। अब देखते हैं, ये 0 हटा देंगे 1 दशमलव से, ठीक है। तो 4 पंचे 20 और गुणे आपका हो जाएगा यहाँ पर 98। तो इसको अगर 2 से गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, 1 19, और ये एक 0 और हो जाएगा, तो 1960 जूल होगा। जो कि ये ऑप्शंस आपके गलत हैं, तो आप इसमें से किसी एक ऑप्शंस को सही कर लीजिए। ये गलती से ऑप्शंस आपके गलत हो गए हैं। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। अगर मैं जी का मान यहाँ पे 10 भी रखता तो ये 1960 आया है, तो ऑप्शंस गलत हैं। कैलकुलेशन को मैंने चेक कर लिया है, तो क्योंकि 98 होगा ही, एच ए ही है, बिल्कुल ये 1960 ही आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। मैं किसी एक ऑप्शंस को इसको काट के मैं 1960 कर देता हूँ, किसी को कर लीजिए। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपका 1960 सही होगा, जूल। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, वृत्त के अगर फार्मूलों की हम लोग बात करें तो वृत्त में 2 चीज़ें आपसे पूछ सकता है। एक पूछ सकता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सभी लोग जानते हैं, एक बार दोबारा से आप लोग रिपीट कर लेंगे जिससे आपको याद हो, πr²।
और अगर आपसे कहा जाए वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं और ये होता है आपका 2πr, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr स्क्वायर, परिधि क्या होती है 2πr। हमको निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। पाई का मान हम लोग रखेंगे 22/7, 3.14 भी रख सकते हैं जो आपको सुविधा हो। और यहाँ पर r का मान दे रखा 7, तो 7 × 7 कर देंगे, 1 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 7 154 होता है, तो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन सही से एक प्रिंट भी नहीं हुआ है और हाँ 3 ही ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन प्रिंट नहीं हुआ है। तो sin 60 का मान पूछा है, चलिए ठीक है, मैं डी वाला ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ कि sin 60 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, √3/2 होता है। sin 60 का मान √3/2 होता है। यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक हुई, एक ऑप्शन ही यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, तो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कोण के मान बार बार पूछे जाते हैं, मैं कोण आपको याद करा देता हूँ इस स्लाइड में। देखिए क्या है, आपको याद रखना है। देखिए इसको याद करने की एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक क्या है कि आप लोग, चलिए मैं उस ट्रिक की आज बात नहीं करूंगा, वो लेंथी ट्रिक है और उसमें अगर मान आप बिल्कुल भूल जाएंगे तो निकालना होगा, किसी और दिन बात कर लेंगे। आज ऐसे याद कर लेते हैं। sin 0 का मान 0 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। मैं दूसरी ट्रिक एक बता दूंगा, ठीक है। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। sin 45 की अगर बात करें तो मान 1/√2 होता है। sin 60 की बात करें तो मैं इधर लिख देता हूँ, √3/2 होता है, ठीक है। कितना होता है, √3/2, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, √3/2। sin 90 की बात करें तो 1 होता है, ठीक है। और इसी को आप नीचे से ऊपर की ओर लिखते चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, cos के मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे sin 90 का मान कितना है, 1, तो यहाँ पे cos 0 का मान 1 हो जाएगा। फिर sin 60 का मान कितना था, sin 60 का मान आया था √3/2, तो cos 30 का मान यही हो जाएगा √3/2। फिर आपसे क्या पूछा था, अगर पूछे, फिर अगला आगे बढ़ते, cos 45 का मान वही होगा जो sin 45 का मान होता है, 1/√2। फिर cos 60 का मान वो होगा जो sin 30 का मान है, मतलब 1/2। cos 90 का मान वही होगा जो sin 0 का मान होता है, sin 0 का मान 0, तो cos 90 का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगर tan की बात करें तो tan 0 0 होता है, फिर tan 30 जो होता है 1/√3 होता है, क्या होता है, 1/√3 होता है। फिर उसको 1 और √3 को अलग अलग लिखो, मतलब 45 का मान कितना होता है, tan 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। हमने क्या किया, इसको अलग अलग लिखा। और tan 90 का मान पूछे तो अनंत होता है। उम्मीद करता हूँ ये सारे मान आप लोग याद रखेंगे, भविष्य में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप कुछ एग्जाम इनको बता पाएंगे। और अगर आप लोगों को ये मान याद नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से पीछे से जहाँ से मैंने मान बताना शुरू किया है वहाँ पे जाइए और कॉपी पेन निकालिए और मान को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, अगर आप लोग भविष्य में इसको याद रखना चाहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि यदि A/B 2/3 है और B/C 3/4 है तो ABC में अनुपात क्या होगा। इसको निकालने के लिए देखिए ABC में अनुपात निकालना है, आप ABC लिख लेंगे। आपको AB दिया है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसी 3 को रिपीट कर लेंगे। ये एक तरीका है निकालने का जो मुझे सबसे आसान लगता है। देखिए आपको पहले AB का मान दिया है तो A और B का मान लिख लिया, C खाली रहेगा तो C के नीचे वही अंक रिपीट कर लेंगे जो उसके पहले लिखा हुआ है। बाद में आपको B और C के मान दिए हैं तो B और C लिख लेंगे और यहाँ पर A खाली रहेगा तो A पे वही संख्या लिख लेंगे जो उसके पीछे लिखी, क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। अब अगर तीनों में कुछ कॉमन है तो उसको काट देंगे, लेकिन 3 देखो तीनों में कॉमन है तो ये और ये 3 कट गया, क्या बचा, 2/3/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। जल्दी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है व्हील एवं एक्सेल का वेग अनुपात क्या होगा यदि व्हील एवं एक्सेल की त्रिज्या क्रमशः 300 mm और 60 mm है। देखिए वेग अनुपात जिसको कि वेलोसिटी रेशियो कहा जाता है, ठीक है। और अगर ये किसी ऐसी चीज़ का निकालना है जिसकी त्रिज्याएं होती हैं तो त्रिज्याओं के फॉर्म में जिसका सूत्र होता है वो होता है कैपिटल R/स्मॉल r।
त्रिज्या के फॉर्म में वेग अनुपात का सूत्र क्या होता है, आपको याद रखना है कैपिटल आर अपान स्मॉल आर। कैपिटल आर का मान आपको कितना दिया है, 300 mm है, कितना है 300 mm, और स्मॉल आर मतलब छोटी त्रिज्या कितनी दी है, 60 mm दी है। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5। तो देखो व्हील और एक्सल का वेग अनुपात कितना 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है प्रयास P द्वारा चली गई दूरी तथा भार W द्वारा चली गई दूरी का अनुपात क्या कहलाता है। देखिए त्रिज्या के फॉर्म में जो वेग अनुपात होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है, वो होता है R अपान R। बाकी वेग अनुपात का एक और सूत्र होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी, क्या होता है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, द्वारा चली गई दूरी बट्टे भार द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तो ये होता है आपका वेग अनुपात का एक और सूत्र। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा है, तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा है कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी का अनुपात क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये आपका कहलाएगा वेगानुपात। क्या कहलाएगा, वेगानुपात कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का। यहाँ पे मैंने कोई क्वेश्चन स्किप किया है क्या, ये 8 था तो क्वेश्चन नंबर 9 आना चाहिए, डायरेक्ट 10 आ गया है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है, हम लोग देखते हैं, अगर एक आध क्वेश्चन कम रह जाएगा तो यहाँ पे हो सकता है 15 की जगह इसमें 14 ही क्वेश्चन हो फिलहाल। क्वेश्चन पूछा है उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर व केंद्र पर अंतरित कोण 60 अंश है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आप सब लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। पर अगर आपसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल जिसको आप कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, वृत्तखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए वृत्त की परिधि क्या होती है, आप तुरंत बताओगे 2 पाई आर। लेकिन अगर आपसे कहा जाए आर्क की लंबाई क्या होती है तो आप बताओगे, आर्क या चाप की लंबाई तो आप बताओगे 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये कुछ सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, वृत्तखंड क्या होता है, मान लीजिए एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और इसका केंद्र O है और यहाँ से मान लीजिए इसकी रेडियस यहाँ मिल रही, यहाँ मिल रही। ठीक है, तो ये जो खंड बन रहे हैं वृत्त के, देखो 2 खंड हो गए, एक ये और एक ये। तो इसमें से किसी भी खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो आप यहाँ पे सूत्र लगाओगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। जहाँ पर थीटा क्या है, ये एक कोण है या ये एक कोण है। अब देखिए 60 अंश वाले का आपसे क्षेत्रफल पूछा है, मतलब इधर का क्षेत्रफल पूछा है। अगर आपसे बड़े खंड का क्षेत्रफल पूछता तो आप ये वाला कोण रखते। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, 60 अंश वाले का कोण पूछा है। जब चाप पूछता है तो हमसे ये दूरी पूछता है, जिसके लिए हम लोग सूत्र लगाते हैं 2 पाई आर थीटा बटे 360। अभी लेकिन हमसे क्या पूछा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और जिसका कोण कितना है 60 अंश। तो इसके लिए सूत्र मैंने पहले ही बताया है, लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। अब देखिए पाई का मान हम लोग 22/7 लिख लेते हैं, आर स्क्वायर और जिसकी त्रिज्या कितनी है 21 है, तो मैं 21 गुणे 21 2 बार लिख देता हूँ। थीटा कितना है 60 और बट्टे में कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो 6 एक कम 6 और 6 छक 36, मतलब ये 6 बार कट जाएगा। तो एक ऊपर है 21 गुणे 21, 22 नीचे है 7 गुणे 6, तो 7 गुणे 6 42 हो जाएगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ 22 गुणे 21 गुणे 21 और नीचे कितना 42। अब क्या करते हैं 21 एक कम 21, 21 दूना 42,
ठीक है। और इसको 2 एकम 2 और 11 दूना 22, तो ये हो गया 21 गुणे 11। कितना हो गया? 21 गुणे 11, तो 11 एकम 11 और 11 दूना 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर फिर से वही दिक्कत आई है, जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सब के सब गलत हैं, क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? 231 होगा। मैं दोबारा से एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो। दोबारा चेक करता हूँ। देखिए 22/7 मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, शायद हो सकता है कभी कभी क्या होती है कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है। गुणे यहाँ पे 21 गुणे 21 और ऊपर 60 था, नीचे 60 था, तो 36 मतलब 6 बार कट जाएगा। इसको क्या करते हैं, 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 21, ये कट जाएगा। इस 7 से ये 7 कट गया। 11 गुणे 21 आएगा। इसको अगर गुणा करते हैं तो 11 कम 11, 11 दूना 22, 23, बिल्कुल सही 231 ही आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है उस घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर है। घन किसको कहते हैं? देखिए एक होता है घन, एक होता है घनाभ। घन किसको कहते हैं? घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, जैसे कि आपका लूडो का पासा, वो क्या है? एक घन है। ठीक। और घन में कितनी सरफेस होती है? 6 सरफेस होती हैं। ठीक। घन में सरफेस कितनी होती है? 6 होती हैं। आप इसको एक घन समझ सकते हो। ठीक है। घनाभ क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। ठीक है। जैसे संदूक, तो घनाभ हो जाता है। घन क्या होती है? जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो? बराबर हो। प्रत्येक भुजा को हम लोग ए से दर्शाते हैं। ए माने किसी एक भुजा की लंबाई, चूंकि प्रत्येक भुजा क्या होगी? बराबर होगी। अब अगर आपसे घन का सूत्र पूछे तो घन में 2 चीजें आपसे अगर पूछे, एक अगर आपसे आयतन पूछ ले घन का, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब या ए क्यूब। पर अगर घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो इसमें 6 सरफेस होती हैं, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ या टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो ये हो जाता है 6a²। ये कुछ सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं, कभी कभी सीधे सूत्र पे ही क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी मैं यहाँ पे फार्मूले बताता हूँ आप लोग तुरंत उसको लिख लिया कीजिए फिलहाल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है तो आप क्या कहोगे? 6a² हो जाएगा। 6 और a क्या है? भुजा कितनी है? 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 और 25 का स्क्वायर होता है 625। अब 625 को 6 से गुणा कर देते हैं, तो 5 एक्का 30 का 0, 2 छाक 12 और 3 15 का 5 हासिल आया 1, 36 और 1 37, 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहा उस वर्गाकार प्लेट का विकर्ण ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर है। वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसको क्या कहते हैं? इसमें सभी भुजाएं बराबर नहीं बनी है। वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अब इसका विकर्ण ज्ञात करना, तो ये भी इसका विकर्ण हो जाएगा। अच्छा, विकर्ण निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए समकोण त्रिभुज में आप लोग फार्मूला जानते हो, एक पाइथागोरस थ्योरम जिसको कहते हैं कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर इसकी भुजा वर्ग की भुजा ए हो और ये भी भुजा क्या होगी? ए होगी, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, और ये इसका विकर्ण है तो, और ये इसका कर्ण है, तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² और प्लस a²। फिर इसके बाद क्या होगा? इधर का स्क्वायर देखो, a² जुड़ के क्या बनेगा? कर्ण स्क्वायर बराबर बन जाएगा 2a²। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर क्या आ गया? 2a² आ गया, और इधर का स्क्वायर जाकर उधर रूट बने तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा a√2। तो आपको ध्यान रखना है घन का विकर्ण क्या होता है, सॉरी वर्ग का विकर्ण क्या होता है, घन का नहीं। यहाँ पे क्या पूछा? वर्ग का विकर्ण। तो सूत्र मैंने आपको बता दिया है, क्या हो जाएगा? भुजा√2। क्या हो जाएगा? भुजा√2। भुजा कितनी है? 28, और √2 का मान कितना होता है? 1.414। क्या होता है? 1.414 होता है।
या 4.1 ही लिख लेते हैं, दशमलव के 2 स्थान तक इस ऑप्शन में दे रखा है। फिर आप गुणा कर लीजिए इसको, तो 1.41 का गुणा करना है आपको 28 से। ठीक है, तो 28 कम 28, ठीक है, ये 28 लिख लिया आपने। ठीक है, 28 दूना होता है 56 और 112, 28 चौके 112, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 112। एक ही गुणा करते हैं यहाँ पे, कुछ क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पे कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो मैं एक संख्या का गुणा करता हूँ। तो 8 कम 8, इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे जगह कम है। 8 कम 8, 8 चौक 32, और ये गुणा आप लोग कर लीजिए तुरंत अपने साथ भी। 8 चौक 32, 8 कम 8 और 3 हासिल 11। फिर जब 2 से गुणा किया जाएगा तो 2 कम 2, 4 दूनी 8 और 2 कम 2। फिर इसको जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 आ जाएगा, यहाँ पर 8 1 9 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा। दशमलव कहाँ पे, 2 स्थान पहले, 39.48 इसका गुणा आ जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो वर्ग का विकर्ण भुजा √2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा उस वर्ग की भुजा क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। अब हम लोग वर्ग की और एक बात कर लेते हैं। अभी हमने वर्ग का विकर्ण देखा था, वर्ग के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और अगर विकर्ण की बात करें, वर्ग के विकर्ण की बात करें तो भुजा √2 होता है। एक चीज़ और कभी कभी पूछता है, वर्ग का परिमाप। परिमाप माने क्या होता है, बाउंड्री की लंबाई। ठीक है, तो उसको क्या होता है, तो वो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। 4 भुजाएं होती वर्ग में, तो कितना हो जाएगा 4a। ये कितना हो जाएगा 4a। तो उम्मीद है सभी फार्मूले जो मैंने वर्ग संबंधित बताए वो आप लोगों के समझ में आए होंगे। तो इन्हीं फार्मूले का प्रयोग करते हुए यहाँ पे हमको किसका प्रयोग करना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 625। तो इधर का वर्ग जब इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो वर्गमूल बन जाएगा। तो a का मान हो जाएगा √625, और यहाँ से a कितना आ जाएगा आपका 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। तो प्रत्येक भुजा वर्ग कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, 25 mm। आगे बढ़ते हैं। जहाँ कहीं पर आपको दिक्कत है, कहीं पर मान लीजिए क्योंकि वीडियो के बनाने में कभी कभी मोबाइल की स्क्रीन है तो कुछ समस्या आ जाती है, कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है, वहाँ पर आप तुरंत क्वेश्चन नंबर लिखकर कमेंट सेक्शन में बताएं कि फला क्वेश्चन नंबर में दिक्कत है, मैं तुरंत उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 एवं 8 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल सब लोग लगभग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हों अभी याद कर लें। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई कितनी है आपको दे रखी है क्वेश्चन में, लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10 और 8। तो 10 गुणे 8 कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो आज के दिन का लगभग अंतिम क्वेश्चन होगा कि 1 वाट घंटे में कितने वाट सेकंड होते हैं। क्या करना है, देखिए ध्यान देना है आपको। वाट घंटे में वाट सेकंड पूछा है, तो देखिए 1, फिर घंटे को सेकंड में बदलना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। अब इनका गुणा कर लोगे तो 6 36 और 2 0 ये लग गया। तो कितने, 1 वाट सेकंड में कितने, 1 वाट घंटे में कितने वाट सेकंड हो जाएंगे, 3600 वाट सेकंड आपके हो जाएंगे। एक चीज़ और बतानी है आपको, वाट किसका मात्रक है, तो वाट स्टूडेंट्स मात्रक है शक्ति का। किसका मात्रक है, शक्ति का। ये आपको ध्यान रखना, वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन के 15 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, इस पर आपको ITI से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेज लगातार मिलती रहेंगी।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप ITI कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य क्लास के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।